हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी हमारे एनएम्स के जितने भी हमारी एनएमएस के बच्चे वो क्या करें, जल्दी से हमारे क्लासेस से जुड़ जाए ताकि उनकी क्लासेस टाइम से स्टार्ट हो चुकी है ना। जो नहीं जुड़ा है उनके पास भी आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे क्लास से जुड़ सके। ठीक है। इसके पहले हमने क्या इसके पहले हमने सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन बोले 5 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है। अगर कोई नहीं देखा है तो आप जाकर जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी भी उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं फिर और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन के लेवल आज का क्या है ना। तो आप लोग क्या करिए, टिक आउट कमेंट्स बॉक्स में क्या करिए, अपना आंसर देते चलिएगा, है ना। और लास्ट में आपको क्या करना है कि अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर किस लेवल से आ रहा है ना। आप लोग में हमेशा बोलती हूँ कि लास्ट में अपना क्या करें, स्कोर बताते चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम गवाए, है ना। और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन के लेवल हमारा क्या है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री का देखेंगे, फिर ज्योग्राफी का देखेंगे, फिर सिविक्स का देखेंगे। ऐसे हमारी 35 क्वेश्चन है जो हम क्या करते हैं, डेली हम अपने क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। तो चलिए फिर हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। 36 नंबर, है ना। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की गई थी 31 दिसंबर 1599, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1608 और 31 दिसंबर 1615। आपके स्क्रीन पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बताना है कि जो हमारी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो कब की गई थी, है ना। जल्दी जल्दी बताएंगे। जो नहीं जुड़ा है उनको जुड़ा, सभी को क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर अपना देना है। ठीक है। ये नहीं कि बस वीडियो देखना है, आप माइंड के रिलैक्स करना, फिर उसके बाद से सोच समझ कर आंसर देना है, कोई हबड़ाई नहीं है ना। खासकर उन बच्चों के लिए जो 2026 में क्या एनएम्स के जितने भी 2026 में क्या एग्जाम देने वाले, वो खासकर अच्छे से अपना आंसर बताएंगे, है ना। और कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देते चलेंगे। जल्दी से बताइए। चलिए फिर हम अपना 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो हमारा 36 नंबर जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब की गई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है। ये हमारी जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ये जो हमारी ब्रिटेन की महारानी है, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, उन्होंने क्या किया था, 15 वर्षों तक भारत में व्यापार करने का क्या किया था, अधिकार पत्र जारी की थी, है ना। तो इस टाइप से हमें पता चल गया कि जो ब्रिटेन की महारानी है कौन है, रानी विक्टोरिया है ना। इस रानी विक्टोरिया है जो क्या होती है, 15 वर्षों तक भारत पर क्या होता है, व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र जारी की थी, है ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 37 नंबर क्वेश्चन का लेवल क्या है ना। 1765 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुई थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा, शाह आलम प्रथम के द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा, मीर जाफर के द्वारा, नजमुद्दौला के द्वारा। आपके स्क्रीन पर 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग सोच समझ कर आंसर देंगे, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में आंसर अपना देते चलेंगे। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको क्या करें, आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे क्लासेस से जुड़ सके, है ना। चलिए फिर हम लोग आंसर इसका देखेंगे कि आंसर 37 का क्या होगा हमारा, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन किया है हमारे 1765 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त हुई थी, है ना। तो किसके द्वारा दीवानी प्राप्त हुई, शाह आलम द्वितीय के द्वारा, है ना।
ऑप्शन इसका दो होगा। ठीक है, 1765, 1765 याद है कुछ? चलो, 23 अक्टूबर 1765 को कौन सा युद्ध हुआ था? 23 अक्टूबर 1765 को कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। ठीक है, 23 अक्टूबर 1765 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का हमारा युद्ध हुआ था। ठीक है, अब बताना इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? आप लोग को बताना है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। हमें तो पता चल गया कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, है ना? 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, अब हम आपको बताना है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। बताओ जल्दी। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। 12 अगस्त 1765, है ना? तो हमें ये भी पता चल गया कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। 12 अगस्त 1765 में हुई थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना? आज ये 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना 1780 में, 1781 में, 1782 में कि 1764 में? आपके स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? 1780 ईस्वी में कि 1781 ईस्वी में कि 1782 ईस्वी में कि 1784 ईस्वी में? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देंगे। कमेंट्स बॉक्स में सबको आंसर देना है, ऐसे नहीं बिको बिको है बस वीडियो देखना है, वीडियो नहीं देखना है, अपना आंसर भी देना है ना? आप लोग आंसर क्या करिए, देते चलिए, है ना? जल्दी से बताएंगे कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना। चलिए फिर हम इसका आंसर देखेंगे कि हमारा 38 नंबर का आंसर क्या होगा। तो हमारा 38 नंबर का आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? 1782 ईस्वी में, है ना? 1782 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान आखिर है कौन, है ना? आखिर हम लोग भी तो जानेंगे कि टीपू सुल्तान है कौन। तो चलिए फिर इसको हम जानते हैं कि टीपू सुल्तान कौन है। तो टीपू सुल्तान जो हमारा है वो हैदर हैदर अली का क्या है? पुत्र है। जब हैदर अली अली का पुत्र है, जो हैदर अली हमारा है, 1782 ईस्वी में इनकी मृत्यु जब हो गया था, तो टीपू सुल्तान उसका जो पुत्र है, टीपू सुल्तान उसका मैसूर का शासक कब बनाया गया था? 1782 ईस्वी में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। आप बताएंगे कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना? निम्नलिखित बंदोबस्त में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रहालय कराने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, तालुकदारी बंदोबस्त? आपके स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया। आपको बताना है कि निम्नलिखित बंदोबस्त में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रहालय कराने में मध्यस्थ व्यक्तियों के रूप में था? चार ऑप्शन दिया गया है, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त और तालुकदारी बंदोबस्त, है ना? आपको चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर देना है कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप बताएंगे कि जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको आप शेयर कर दो ताकि वो भी हमारे क्लासेस से जुड़ सके, है ना? सबको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। जल्दी जल्दी बताएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा।
चलिए फिर इसका हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, हमारा जो निम्नलिखित बंदोबस्त में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रहालय कराने के माध्यम से व्यक्ति के रूप में था, तो अस्थायी बंदोबस्त हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमारा अस्थायी बंदोबस्त हो गया, आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? 1793 में, 93 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या किया था? अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड कर्नवालिस, है ना। तो अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? 1793 ईस्वी में हमारे लॉर्ड कर्नवालिस ने क्या था? अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, है ना। अब चलते हैं महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बंदोबस्त देखेंगे कि हमारा महलवाड़ी बंदोबस्त का किन किन क्षेत्रों में क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो हमारा है, किन क्षेत्रों में लागू हुआ था? उत्तर उत्तर पश्चिम के मध्य प्रांत की कहा? पंजाब में। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो उत्तर पश्चिम के मध्य प्रांत यानी पंजाब में लागू हुआ था, है ना। चलिए फिर रेवतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में जानेंगे कि रेवतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ किन किन क्षेत्रों में लागू हुआ। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि रेवतवाड़ी बंदोबस्त हमारा है, रेवतवाड़ी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो रेवतवाड़ी बंदोबस्त जो हमारा है, जो मद्रास के जो प्रेसिडेंट है कर्नल रीड, है ना, कर्नल कर्नल रीड रीड है ना, जो मद्रास के हमारे प्रेसिडेंट है कर्नल रीड, इन्होंने क्या किया था? 1792 ईस्वी में रेवतवाड़ी बंदोबस्त क्या हुआ था? लागू कर दिया गया था। लेकिन पूरे मतलब मद्रास में कब लागू, पूरे मतलब मद्रास में कब लागू कर दिया था? 1820 ईस्वी में, है ना। तो इस टिप से हमें पता चला कि रेवतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू किया था? हमारे मद्रास के प्रेसिडेंट कर्नल रीड ने किया था। ठीक है, 1792 ईस्वी में उसने लागू किया था, लेकिन पूरे मद्रास में कब लागू कर दिया था? 1820 ईस्वी में, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और पढ़ेंगे। देखो मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ो, ताकि आपको भी पता चले कि जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे, जब तक आप भी क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आपको भी समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए आप भी संग संग में पढ़ो, ताकि आपको याद भी हो जाए और एक रिवीजन टाइप से भी हो जाए, है ना। वन विभाग की स्थापना की गई थी 1858 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 40 नंबर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए, आप बताएंगे कि वन विभाग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1858 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। जल्दी जल्दी बताएंगे कि हमारे 40 नंबर का आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे 40 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा। चलिए फिर हम 40 नंबर का आंसर जानेंगे कि हमारा वन विभाग की स्थापना कब किया गया था। तो हमारा वन विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1861 ईस्वी में किया गया था, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन किया है, नील दर्पण की रचना की गई थी हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा, दीनबंधु मित्र द्वारा, शतरंज चंद्र चटर्जी द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, आपके स्क्रीन पर 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ पूछा है कि नील दर्पण की रचना की गई किनके द्वारा? हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा, दीनबंधु मित्र द्वारा, शतरंज चंद्र चटर्जी द्वारा, कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। जल्दी से आप बताएंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि नील दर्पण की रचना किसने की। तो हमारे नील दर्पण की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्रा ने, है ना। किसने किया था? दीनबंधु मित्रा ने किया था। नील दर्पण जो हमारे हैं, ये कब चालू किया? नील दर्पण जो कब कब चालू किया गया था? ये
1859 से 60। 60 ईस्वी में क्या होता शुरू हुआ था, ठीक है। 1859 से 60 ईस्वी में क्या होता हमारे नील दर्पण पर शुरू हुआ था, लेकिन जो हमारे दीनबंधु मित्र है, मित्र द्वारा ये अपने नाटक से 1859 चलिए फिर हम देखते हैं कि जो हमारे नील दर्पण की रचना किसने किया था, दीनबंधु मित्रा ने किया था। कब शुरू किया था, 1859 से 60 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1859 से 60 ईस्वी में किया था, 59 से 60 ईस्वी में किया था। लेकिन दीनबंधु मित्रा ने अपने नाटक यानी 1869 में अपने नाटक को एक नील दर्पण की क्या होती है रचना किया था, ठीक है। तो इस टाइप से हमने 41 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, है ना। यात्रा भगत संबंधी था, संथाल विद्रोह से, कोल विद्रोह से, ताना भगत आंदोलन से कि जेलियांगरों आंदोलन से। आपके स्क्रीन पर 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आपको बताना है कि यात्रा भगत संबंधित था संथाल विद्रोह से, कोल विद्रोह से, ताना भगत आंदोलन से कि जेलियांगरों आंदोलन से, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देंगे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। बताएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। यात्रा भगत संबंधित है संथाल विद्रोह से कि कोल विद्रोह से कि ताना भगत आंदोलन से कि जेलियांगरों आंदोलन से। चलिए फिर इसका हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, है ना। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 होगा ताना भगत आंदोलन, ठीक है। ताना भगत आंदोलन ये कहाँ हुआ था, हमारे झारखंड में। ताना भगत आंदोलन क्या हुआ था, झारखंड। झारखंड में 1914 में 1914 ईस्वी में क्या हुआ था, ताना भगत आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये झारखंड का एक संस्कृति आंदोलन है जिसमें क्या होता है हमारा यात्रा भगत ने क्या होता है उससे संबंधित है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये हमें जानना जरूरी है ना कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। 1855 से 56 में हुआ था। किसने किया था, इसके मतलब अगर पूछ देगा कि संथाल विद्रोह के नेता कौन है, तो सिंधु और कौन है, कान्हू है। सिंधु एवं कान्हू ये दो भाई है, ठीक है, ठीक है। सिंधु और कान्हू दो भाइयों ने क्या होता संथाल विद्रोह किया था, ठीक है। अब आ जाओ कोल विद्रोह। कोल विद्रोह भी हम लोग जानेंगे कि कोल विद्रोह कब हुआ था, है ना। तो कोल विद्रोह हमारा 1831 से 1832 के बीच में हुआ, है ना। ये छोटा नागपुर के आदिवासियों ने क्या हुआ था, कोल विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह भी वहां के आदिवासी जो हमारे सिद्धू और कान्हू के बीच भी हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखना है। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन किया है, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1871 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। आपके स्क्रीन पर 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। अच्छा लग रहा है आप लोग का आंसर लगाने में। चलिए फिर ठीक है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलिएगा ताकि हम आपको देख सके कि हाँ आपकी आंसर किस लेवल से आ रही है, सही भी आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो ये कोई नहीं सोचेगा कि हम आंसर नहीं देंगे, हमें पता नहीं है। देखो गलत से ही हमें क्या होता है, सही सीख मिलती है। तो क्या हो जाएगा, एक दो जो क्वेश्चन मतलब गलत हो रहा है तो कम से कम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन हम गलत किए थे, वो हमारे क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये कभी मत माइंड में लाना कि हमें नहीं पता है तो हमें आंसर नहीं देंगे। आपको नहीं पता है फिर भी आप आंसर लगाएंगे, है ना। तो बताइए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, कब हुआ था बताएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, कब हुआ था, 1871 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। चलिए फिर इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो हमारा इसका आंसर
1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में हुआ था। अब ये सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? ये हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो हमारे जो हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेक्टी ने, लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेक्टी लॉर्ड विलियम बेक्टी ने क्या किया था? हमारे गैर कानूनी, ये इस प्रथा को क्या हुआ था, गैर कानूनी घोषित करके, यानी सती प्रथा को क्या था, उन्मूलन किया था। ठीक है, कौन किया था? हमारे लॉर्ड विलियम बेक्टी ने कब किया था? 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में, है ना। तो इस स्टेप से हमने 43 नंबर क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, नारायण स्वामी के द्वारा। आपके स्क्रीन पर 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया था, ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा किया था, नारायण स्वामी के द्वारा किया गया था। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे 44 नंबर का। बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, किसने किया था, ये बताएंगे। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। तो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा क्या होता? आत्मसम्मान के आंदोलन किया गया था। कब किया गया था? 1925 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में किया गया था, है ना। अब आपके स्क्रीन पर और कीमत, करो या मरो का नारा किसने दिया था? हमारे महात्मा गांधी ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? हमारे दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। आप लोग सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में लाइक सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा, बीच बीच में शेयर भी करते रहेंगे, है ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन किया है। जामलपुर प्रसिद्ध है रेलवे कार्यशाला के लिए, रेशम उत्पादन के लिए, चित्रकारी के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, बताएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, है ना। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि जमालपुर प्रसिद्ध है। सॉरी अगर मैंने गलती कुछ पढ़ दिया तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग, जमालपुर प्रसिद्ध है रेलवे कार्यशाला के लिए, रेशम उत्पादन के लिए, चित्रकारी के लिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं कि हमारा जमालपुर किस लिए प्रसिद्ध है? रेलवे कार्यशाला के लिए वहां पर प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ओम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 46 नंबर दिया हुआ है। आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी बताएंगे, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए फिर हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि हमारा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। तो 46 नंबर हमारा किया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेश चंद्र बनर्जी के भी नाम से, क्या इनका पूरा नाम क्या होता है? बोमेश चंद्र बनर्जी होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी, मतलब डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना। इन्होंने कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में किया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब किया था? 1885 ईस्वी में किया था, है ना। 1885 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? बम्बई में।
बंबई में किया था, जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने क्या किए थे? उसमें भाग लिए थे। ठीक है, जो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन किया गया था 1885 इसमें बंबई में, जो हमारे भूमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे, तो उसमें किसने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, है ना। 47 नंबर क्वेश्चन दिया, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? ए बी ठक्कर, महात्मा गांधी, ए बी ठक्कर, महात्मा गांधी की, बी आर अम्बेडकर की, ज्योतिबा फूले। ठीक है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए आप लोग बताइए कि मतलब हमारे 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और फिर से उसका क्या करेंगे, आंसर देखते हैं कि हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। हरिजन सेवा संघ की स्थापना, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की? यही हमारा क्वेश्चन किया है। तो 47 नंबर क्वेश्चन के आप लोग आंसर देंगे कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन हमारा 2 होगा, महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि 48 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस टाइप से हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन पूरा कर हिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन किस लेवल से, है ना। तो चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे, शीत कटिबंधीय किसे कहा जाता है? कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को, कि मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को, कि उपयुक्त में से दोनों क्षेत्रों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बताएंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, 48 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, है ना। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि 48 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या होगा। तो ऑप्शन ए होगा, कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है ना। आपको ये बताना है हमारे भारत में कितने राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा क्या करती है, गुजरती है। कमेंट्स बॉक्स में सभी कोई क्या करेंगे, आंसर देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 49 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यदि भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट पूरब एवं यूनान का मानक देशांतर 30 डिग्री पूरब है तथा भारत के सुबह के 7 बजे है, तो यूनान में क्या समय होगा? आपको बताना है 3:02 सुबह, 10:58 सुबह, 3:58 सुबह, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको ये आपके स्क्रीन पर 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि यूनान में क्या समय रहेगा। जल्दी जल्दी बताएंगे, 49 नंबर का क्वेश्चन आप लोग जल्दी बताएंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे 49 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि हमारा 49 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। था ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्रूड में पाए जाने वाले तत्वों में से 2 प्रधान तत्व है, ऑक्सीजन तथा सिलिका। सिलिका में एल्युमिनियम, सिलिका तथा लोहा, निकेल तथा लोहा। आपके स्क्रीन पर 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आप बताएंगे कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्रूड में पाए जाने वाले तत्वों के 2 प्रधान तत्व है, ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम, सिलिका तथा लोहा, निकेल तथा लोहा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, आप लोग बताएंगे जल्दी से कि आपका आंसर कौन सा होगा।
तो चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि हमारा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन हमारा 4 होगा, निकेल तथा लोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यानी 51 नंबर कि हमारे 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। चूना पत्थर के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? कैल्साइट की क्वार्टजाइट, नाइस की संगमरमर। आपके स्क्रीन पर 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि चूना पत्थर के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? कैल्साइट की क्वार्टजाइट, नाइस की संगमरमर। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी देंगे। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, शेयर करते रहेंगे और एक अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में सबको देना है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, संगमरमर, जो हमारे चूना पत्थर के रूपांतरक चट्टान किसका निर्माण करता है? हमारा संगमरमर का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट, बर्लिन, बर्लित की बरसों की संचयी। आपके स्क्रीन पर 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट है कि बर्लित है कि भ्रंशोत है कि संचयी है? जल्दी बताएंगे, बताइए 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अरावली हमारा किस प्रकार का पर्वत है? तो चलिए फिर इसका आंसर जानेंगे कि अरावली हमारा किस प्रकार का पर्वत है, यानी बर्लित बर्लित प्रकार की क्या है? पर्वत है। अब आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की सबसे लंबी सबसे लंबी बर्लित पर्वत श्रृंखला कौन सा है ना? विश्व की सबसे लंबी बर्लित श्रृंखला पर्वत कौन सी है? आपको अगर ये क्वेश्चन किया तो आप क्या आंसर देंगे? तो उसका आंसर क्या होगा? एंडीज होगा, एंडीज। ये हमारी क्या है? विश्व की सबसे लंबी बर्लित श्रृंखला पर्वत है, एंडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ना। 53 नंबर, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। आपके स्क्रीन पर 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है समताप मंडल की मध्य मंडल की क्षोभ मंडल की आयन मंडल। जल्दी जल्दी बताएंगे 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे कि हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है। चलिए फिर इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? हमारी क्षोभ मंडल है ना। 54 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे और 54 नंबर देखेंगे हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या करे। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, गोविंद सागर, फतेह सागर। आपके स्क्रीन पर 54 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप बताएंगे कि मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है। मुंबई कौन कौन गया है? थोड़ा थंबल में बताएंगे कि कौन कौन मुंबई गया है। जल्दी बताइए, मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? चलिए फिर हम इसका आंसर देखेंगे, मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? तो हमारे मुंबई अरब सागर के किनारे क्या है? स्थित है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और 55 नंबर क्वेश्चन की ओर हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? जल, स्थल, जंगल, वायु। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ, आपको बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है? जल है कि स्थल है कि जंगल है कि वायु है? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले शायद क्लास में हम करा चुके हैं, है ना। तो आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर हमारा क्या है? वायु है ना। क्योंकि हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु है, तो पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? वायु से हमारा पृथ्वी घिरा हुआ होता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ। 56 बिहार राज्य स्थित है पूर्वी गंगा के मैदान में, मध्य गंगा के मैदान में कि पश्चिमी गंगा के मैदान में कि उत्तरी गंगा के मैदान में। आपके आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ, आपको बताना है कि बिहार राज्य स्थित है कहाँ स्थित है। 56 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे कि हमारा बिहार राज्य कहाँ स्थित है। बताएंगे बिहार राज्य स्थित है कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। बिहार राज्य स्थित है कहाँ स्थित है। चलिए फिर हम 56 क्वेश्चन के आंसर जानेंगे कि हमारा 56 क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो हमारा 56 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, जो हमारे बिहार राज्य स्थित है मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िया। 57 क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि 57 क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, है ना। संसार का सबसे गर्म स्थल किस देश में है, अल्बानिया कि लीबिया, भारत कि दक्षिण अफ्रीका। आपके स्क्रीन पर 57 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग को बताना है कि संसार का सबसे गर्म स्थान किस देश में है, अल्बानिया में है कि लीबिया में है कि भारत में है कि दक्षिण अफ्रीका में है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे 57 का। बताएंगे संसार का सबसे गर्म स्थान किस देश में है। 57 क्वेश्चन का आंसर आप सब जल्दी देंगे। चलिए फिर 57 क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि हमारा गर्म स्थान किस देश में है, तो लीबिया में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, 58 है। ठीक है, 58 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय भाग में वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, शीतोष्ण चक्रवात, स्थानीय पवन, उत्तरी पूर्वी मानसून। आपके स्क्रीन पर 58 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बताएंगे कि 58 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे 58 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय भाग में वर्षा होती है, कहाँ होती है ये बताना है आपको। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन 4 होगा उत्तर पूर्वी मानसून में। हमारी जो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होती है, कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होती है ना। इस तरफ से हमने क्या किया, ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए, हिस्ट्री का किए, ज्योग्राफी का किए, अब हमें क्या सिविक्स का करना है ना। आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कि हिस्ट्री में कितना आया, ज्योग्राफी में कितना आया और सिविक्स में कितना आएगा। लास्ट टाइम में आपको कमेंट्स में सबका आंसर क्या करना है बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है, एकात्मक सरकार, दोहरी नागरिकता, राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था और पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, 59 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है, एकात्मक सरकार, दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीयता शासन व्यवस्था कि पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। जल्दी से बताएंगे। 59 क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे कि 59 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर 59 क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि 59 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो हमारी कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है, तो पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना, है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 60 नंबर है। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करें, भारत का राष्ट्रपति है एकमात्र का प्रधान, वास्तविक प्रधान, राजनीतिक प्रधान कि एकमात्र एवं संवैधानिक प्रधान। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग बताएंगे कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। 60 नंबर के आंसर बताएंगे, भारत का राष्ट्रपति है एकमात्र नामात्र का प्रधान, वास्तविक प्रधान की राजनीतिक प्रधान की नामात्र एवं संवैधानिक प्रधान, है ना। तो चलिए फिर 60 नंबर के आंसर हम लोग जानेंगे। 60 नंबर के आंसर हमारा क्या होगा, नामात्र एवं संवैधानिक प्रधान, है ना। हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल, हमारे राष्ट्रपति को कौन से संविधान में दर्शाया गया है, मतलब अनुच्छेद में दर्शाया गया है, तो आर्टिकल हमारे संविधान के 52 क्या है, राष्ट्रपति को दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे।
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति, संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राष्ट्रपति की संसदीय कार्य मंत्री। 61 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे? चलिए फिर हम इसका आंसर देखते हैं 61 नंबर का। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, योजना मंत्री। आपको बताना है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं कि राष्ट्रपति होते हैं कि गृह मंत्री होते हैं कि योजना मंत्री होते हैं? 62 नंबर का क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जल्दी जल्दी डालो, जल्दी बताइए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 63 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि 63 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है विकेंद्रीकरण पर, केंद्रीकरण पर कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। आपकी स्क्रीन पर 63 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है विकेंद्रीकरण पर कि केंद्रीकरण पर कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन दिया है, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी बताएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत की में पंचायती राज व्यवस्था आधारित है, तो आधारित किस पर है? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। क्या है? हमारे भारत के राज्य व्यवस्था आधारित होती है। ठीक है, ये हमारे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में इसे क्या किया गया था कि इनको 1952 में क्या किया गया था? 1952 के मतलब माध्यम में देश में क्या होता है, इनको संविधान सभा में क्या, संविधान सभा के मतलब दायरे में इसे लाया गया था। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन हम देख चुके हैं और 64 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है? शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, जनता को बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता प्रदान करना और शोषण के विरोध अधिकार। 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप बताएंगे कि 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, है ना। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन 3 होगा, जनता की बेरोजगारी के संदर्भ में सहायता प्रदान करना, है ना। ये हमारे क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कौन सा शिक्षा का अधिकार ये कौन सा अनुच्छेद में? 21 हमारे आर्टिकल 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार को क्या उन्मूलन किया गया है। ठीक है, वही कार्य एवं रोजगार का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 19 में हमारे कार्य एवं रोजगार का अधिकार को वर्णन किया गया है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 65 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखेंगे। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते ही रहेंगे। चलिए, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, संसद द्वारा निर्वाचित होता है, लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा चुनाव जाता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? भारत का प्रधानमंत्री है। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 होगा, लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा क्या होता है? चुना जाता है ना। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे वोट देने का अधिकार कितने वर्ष के उम्र के उम्मीदवारों का है ना। कमेंट्स बॉक्स में बताने हैं वोट देने का अधिकार कितनी वर्ष के उम्र के उम्मीदवार होते हैं जो क्या होगा वोट दे सकते हैं। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है? राष्ट्रीय गान का
आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों का संरक्षण करना और प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास करना। 66 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में कौन नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ आप। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं है कौन? राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों और स्थानों का संरक्षण, ये हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं है ना। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं ये देखना है। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष कि 7 वर्ष की इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हमारा राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है ना। आपके स्क्रीन पर 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि हमारे भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ बताएंगे। चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं कि 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है ना। 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जनता का प्रजातंत्र, प्रतिनिधि प्रजातंत्र और समाजवादी प्रजातंत्र। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, आप लोग बताएंगे कि 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे। आपके स्क्रीन पर 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग बताएंगे कि 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर हम 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होता है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है शक्तियों का विभाजन। 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आपको बताना है कि एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होता है। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में होता है हमारा क्या है, एकल नागरिकता, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर, ठीक है। 70 नंबर आप लोग आंसर बताएंगे कि 70 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की घोषणा की? 1948, 1949, 1950 के 1954। आपके स्क्रीन पर 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, आपको बताएंगे कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की घोषणा की। 1948 के, 1949 के, 1950 के, 1954। जल्दी जल्दी बताइए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 होगा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की घोषणा कब किया था? 1948 ईस्वी में किया। तो हमारा 70 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमने क्या होता है, सारे क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से क्या होता है, कंप्लीट किया, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि आपका स्कोर लास्ट में बताना है कि आपका स्कोर किस टाइप से आया है, ठीक है। और चलिए ठीक है, फिर अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट। अपना तैयारी करते रहो, ठीक है।